अस्सलाम वालेकुम। वीकली प्रॉफिट अपडेट के साथ मैं हूं अली आफ्ताब सईद और मेरे साथ हैं एडिटर प्रॉफिट मैगज़ीन खुरम हुसैन साहब। बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने का। इससे पहले कि हम आज के सवालों पर चलें, पिछले एपिसोड का फीडबैक कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं हमारी वीडियो के नीचे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है हम पे नूनी होने का। तो सर मेरे तो बाल भी ठीक हैं, हम ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? आई थिंक उसकी अगर आप ओवरऑल वो देखें ना, एंगेजमेंट्स जो थी इट वाज एक्चुअली ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव। लेकिन ये वाला तबका हमेशा होता है जो समझता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं है तो आप लाजिम दूसरे के साथ हैं। तो वो आई थिंक इन टर्म्स के आउटसाइड को वो उनको सोचना मुश्किल होता है। तो वो कह रहे हैं कि यार ये लोग जो हैं ये वो बात नहीं कह रहे जो मैं सुनना चाहता हूँ, तो ये लाजिम फिर नून लीग के लोग होंगे बस। तो आई थिंक इस किस्म के माइंड्स जो हैं इनका आई थिंक वेट करते हैं कि ये थोड़ा ग्रो अप कर जाए, इनको पता चले कि दुनिया बहुत बड़ी जगह है, उसमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, सिर्फ दो किस्म के नहीं होते। और जब वो सीख जाएंगे तो फिर आई थिंक उनसे भी इंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो जितने लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया है और जिस किस्म के नीचे रिमार्क्स उन्होंने छोड़े हैं, आई एम वेरी इंकरेज्ड। आई थिंक कि ओवरऑल बहुत अच्छी रिसेप्शन मिली है उसे। बिल्कुल सर। अच्छा, इस हफ्ते बजट आ गया, आपने उसके ऊपर लिखा कि नहीं, वैसे एक मिनट अली, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जो फेवरेट कमेंट्स होते हैं ना, जो बंदा पूरा वीडियो देख के एक गाली छोड़ के चला जाता है वो क्या है, वो जरा मुझे समझाए कि यार एक बंदा आता है वो पूरा उसने वीडियो भी देखा बैठ के और नीचे गाली दे दी, यू नो कि तू ये तू वो फलाना ढमकाना। यार ये क्या मेंटालिटी है? आप जानते हैं इस किस्म के किसी लोगों जी सर, मैं ना सिर्फ जानता हूं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं ऐसे लोगों को। उसकी वजह ये है कि ऐसे हजरात जो कि गाली भी नहीं छोड़ के जाते, उनकी वजह से हमारी रीच कम रहती है। जितने कमेंट्स आते हैं वो गाली ही क्यों ना हो, उससे रीच बढ़ जाती है। तो मैं तो इनकरेज करूंगा लोगों को कि कुछ ना करने से गाली देना बेहतर है। हाँ चले, ये भी सही है, लेकिन एंगेजमेंट स्टडी है। मैं बस ये मेंटालिटी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ समझ पसंद नहीं आ रही तो देखिए बड़ी सिंपल बात नहीं होती कि आप उसको छोड़ दें। यू नो, रुक के देखना भी है और फिर गाली भी देनी है। आई मीन या तो नहायत ही फारिग तबका है ये, आई डोंट नो, ये वाली मेंटालिटी आज तक मैं बड़ा ऐसे फैसिनेट होता हूँ कि ये कौन लोग हैं भाई, इनको क्या यू नो। मैं बहुत चीज़ें देखता हूँ टीवी पे, डिजिटली, यूट्यूब पे, अखबारों में चीज़ें पढ़ता हूँ जो मुझे नहीं पसंद आती, मैं छोड़ देता हूँ। ये रुक के गाली देना ना, ये बड़ी फैसिनेटिंग मेंटालिटी है। वन डे आई वांट टू मीट वन ऑफ दीस पीपल एंड फाइंड आउट भाई आपका है क्या मसला, क्या है, बताएं, गाली क्यों देते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे शख्स हैं और हमें देख रहे हैं तो आपने डिस्करेज बिल्कुल नहीं होना, लानत भेज के शेयर करें। अच्छा सर, अब हम बजट पे चलते हैं वापस। आपने लिखा कि हुकूमत दुआएं मांग रही है कि ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाएं, और ये बहुत ही उम्मीद की बुनियाद पर बना हुआ बजट है। अच्छा, अगर जाहिर है अगर वो नहीं गिरती तो लोग ज़िंदगी में तंग रहेंगे, अगर वो बढ़ जाती हैं तो उनकी तंगी में इजाफा होगा। लेकिन एज ए लेमैन अगर कम नहीं होती या बढ़ जाती हैं तो क्या पेपर भी नया कोई मिनी बजट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इन्होंने जो अपना बजट में रिकवरी टारगेट रखा है 7.5 अरब रुपए का फ्रॉम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो एक असम्पशन पे बनाया है उन्होंने, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से उनको बहुत प्रेशर है कि किसी सूरत अब ऑयल प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करनी। शहबाज साहब मेरे ख्याल में तंग आ गए हैं थोड़ा। 60 रुपये के बाद जो उनको अवाम की तरफ से गालियाँ पड़ी हैं, उसके बाद अब उनका कोई मूड नहीं है कि मज़ीद और इजाफे किया जाए। लेकिन अगर 750 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठे करने हैं, इनका जो प्लान है मैं आपको बता सकता हूँ, स्नीक पीक मुझे मिली हुई है उस प्लान की। वो ये है कि जून, जुलाई, अगस्त में ये 5, 10, 15 इस तरह करके कलेक्ट करेंगे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में। जनवरी के महीने से ऑनवर्ड्स ये 50 रुपये फ़ी लीटर पे लेके जाएंगे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई इस प्लान की ऑयल प्राइस असम्पशन क्या है, तो उनका जवाब था कि अक्टूबर नवंबर तक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आनी शुरू होंगी, तो हमारे पास ये गुंजाइश होएगी कि जैसे प्राइसेस नीचे आएंगी तो हम फिर ये डेवलपमेंट लेवी के ज़रिए वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू करेंगे। यानी कि रिटेल पंप पे तो अभी प्राइसेस नीचे नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर आलमी मंडी में भी नीचे आए तो फिर भी टैक्स लगा के वो रिकवर करना पड़ेगा इनको। और अगर ये असम्पशन नहीं होती, लेट्स से कि इंटरनेशनल मार्केट में एज पर ऑल द फोरकास्ट जो मैं देख रहा हूँ,
ऑयल मार्केट्स के देर से कि पिछले अगले 12 महीने के लिए तो द डायरेक्शन इज़ अपवर्ड्स। अभी अगर 120 125 के दरमियान है, वो 135 150 तक भी जा सकती है। गोल्डमैन सैक्स का भी चंद रोज़ पहले ही जो आया है फोरकास्ट, इट्स नॉट एट ऑल होपफुल। तो आई मीन इट्स अ रियल होप ऑन द पार्ट। और इसके अलावा बाकी भी जो इनके रेवेन्यू प्लान्स हैं, इट्स अ होप। रिटेलर्स पे ये लोग कह रहे हैं कि बिजली के बिल के थ्रू कलेक्ट करेंगे टैक्स। गुड लक, लेट्स सी, वो तो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। ऑलरेडी उसके अराउंड ऑपोजिशन आ रही है। काफ़ी और इनके हैं रेवेन्यू प्लान्स जो मेरे ख्याल में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। मिफ्ता साहब को तो पता है ये। बिल्कुल। उससे जिस तरह से आपने उसमें ये भी जिक्र किया कि 6 बिलियन जो इंपोर्ट है उसको रिड्यूस करने का प्लान है एक तरफ, हाँ। दूसरी तरफ कस्टम ड्यूटी में 168 बिलियन इस दफ़ा इजाफा है। तो अच्छा, और वही जिस तरह आपने उसमें लिखा कि अभी तक जहाँ जहाँ रिडक्शन है वहाँ तो हमें बता दिया गया है, जहाँ जहाँ रेज है उसका अभी तक हमें नहीं बताया गया। तो ये हमें नहीं बताया गया इज़ वन थिंग, उनको पता है या वो भी अंदाजे से ही कर रहे हैं? हाँ, नहीं, कुछ हद तक तो उनको पता है। और अभी मेरा मतलब तो हमें बताया नहीं गया, मीन्स के बजट स्पीच में मौजूद नहीं था ये। फिर जब डिटेल्ड बजट की फाइनेंस प्लान को देख के, फाइनेंस बिल जो है वो देख के लोग स्टडी करते हैं, तो वहाँ से फिर ये सारी डिटेल्स निकलती हैं। तो अब जैसे कई जगहों पे अभी तक कि ड्यूटीज़ इंक्रीज़ कहाँ पे हो रही हैं, इट्स हार्ड टू टेल। आई डोंट हैव एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। और सेल्स टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। सोलर पैनल्स का तो इन्होंने ज़ीरो कर दिया है। ये कमिटमेंट दे के गए थे, वो कर दिया, और वो 1 जुलाई से शुरू होगा। और अब वो सोलर पैनल इंडस्ट्री में एक मसला खड़ा हो गया कि यार जो पैनल्स इंपोर्ट हुए हैं वो तो ड्यूटी पेड हैं, और लोग कह रहे हैं कि हम तो ड्यूटी के बगैर अब ख़रीदेंगे, सेल्स टैक्स फ्री के बगैर ख़रीदेंगे। तो अब उनके लिए मसला खड़ा हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि वो जुलाई 1 के बाद जो पैनल्स लैंड करेंगे उन पे होएगा ये ड्यूटी नॉन ड्यूटी इम्पैक्ट। अगर आपको अभी ऑर्डर प्लेस करना है या आपको वेट करना है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हुई हुई है मार्केट में। इंशाल्लाह ये भी हो जाएगी क्लियर। बट और इंडस्ट्री को पता चल रहा है कि टर्नओवर टैक्सेस के ज़रिए काफ़ी उनके ऊपर अब एक बोझ आने वाला है। तो ये वाली डिटेल्स काफ़ी देर के बाद स्टडी करने के बाद निकलती हैं। तो अभी जैसे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एसोसिएशन है, उन्होंने आज ही फुल डे लॉन्ग सेमिनार कर रहे हैं, जो अभी तक इस वीडियो शुरू होते तक चल रहा था। एंड दे आर गोइंग थ्रू ऑल दीज डिटेल्स, वो एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन टाइम्स टू कम अदर बॉडीज़ विल डू सिमिलर थिंग्स। अब तब जाके फिर डिटेल्स निकलेंगी, एंड देन द इंडस्ट्री ग्रुप्स विल स्पीक एंड से व्हाट दे थिंक ऑफ इट ऑल। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इसी तरह वो इनडायरेक्ट इनकम टैक्स से 387 बिलियन इन्होंने इस दफ़ा रखा है वो लेने का। हाँ। और उसमें से 316 बिलियन जो है वो न्यू मेजर्स के साथ है। वो न्यू मेजर्स क्या हैं? क्या आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं? हाँ यार, अभी तक एक्चुअली वी स्टिल वेटिंग ऑन दोज डिटेल्स, ठीक है। बिकॉज जो मेन मेजर था, ठीक है, जहाँ पे ये सारा काम होना था, वो तो पर्सनल इनकम टैक्स था। तो वो तो सैलरीड लोगों से इन्होंने निकालना था, और ये कमिटमेंट IMF को दी हुई थी उन्होंने। तो यहाँ पे सबकी नज़रें थीं, बिकॉज दिस वी न्यू, ये IMF डॉक्यूमेंट में मौजूद थी ये चीज़। ये कमिटमेंट PTI गवर्नमेंट ने दी थी, एंड दिस गवर्नमेंट हैड टू डिलीवर ऑन इट, और IMF इस पे इंसिस्ट कर रहा था। तो सारी नज़रें इस पर थी। और जब ये बजट डॉक्यूमेंट आया और जब ये फाइनेंस बिल, उसके हमने स्लैब्स की रीवर्किंग देखी, तो एक मिस्ट्री ये रह गई थी कि भाई ये तो लग रहा है कि आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो आपने कमिटमेंट दी थी, आप कह रहे थे कि यहाँ से आप मज़ीद और रेवेन्यू निकालेंगे, ये तो जिस तरह से आपने वर्किंग की है, ये तो आप रिलीफ दे रहे हैं सैलरी तबके को। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं खुद सैलरीड हूँ, एंड जो सैलरीड लोग हैं खुश होंगे। अलबत्ता कमिटमेंट जो थी वो तो उल्टी थी। तो उसी शाम को फिर गवर्नमेंट ने हमें बताया कि नहीं, ये एक्चुअली नेट रेवेन्यू नेगेटिव है, और हम लोग और कुछ मेजर्स हैं उनके थ्रू अब डायरेक्ट टैक्सेस में करेंगे। अब वो भी क्लासिफिकेशंस किस तरह से चेंज कर रहे हैं, आई डोंट नो। दोज डिटेल्स हैव येट टू कम आउट एग्जैक्टली हाउ आर दे डूइंग इट। बट द ऑमिनस थिंग हियर इज़ कि द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर द बजट, मिफ्ता इस्माइल इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खुद कहते हैं कि इस बजट को में कुछ चेंजेस आएंगे पास होने से पहले। और उन्होंने दूसरी चीज़ कही कि IMF इस बजट से खुश नहीं है।
तो अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो इन्होंने अभी करने की कोशिश की है, कैन दे स्टैंड बाय इट, आई डोंट नो, आई एम वेटिंग टू सी। अभी इसमें आई थिंक मज़ीद और चेंजेस आएंगे एंड वील हैव टू सी कि फाइनल शेप जब ये पास होता है तो किस शेप में होता है। आई थिंक ये जो डायरेक्ट टैक्सेस जो है उनका बर्डन इवेंचुअली सैलरीड लोग। अच्छा सर, अब ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हालात अभी मज़ीद बिगड़ने हैं, तो इस वक्त तो क्या ये जो हालात हैं आपके ख्याल में अपोजिशन इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, या इस वक्त ऑफ कोर्स या इस वक्त ये ऑलरेडी कोशिश हाँ वो तो ऑलरेडी शुरू हो गया ना। आई थिंक इवन बिफोर द बजट के फ़ौरन अगले दिन वी सॉ शौकत तरीन, उमर अयूब साथ बैठे हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एंड दे वर सेइंग कि भाई इनको ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। तो वो तो शुरू हो गया सारा, दैट गेम इज़ ऑन। आई थिंक जैसे जैसे आगे चलेंगे तो मज़ीद शोर शराबा तो करेंगे ऑपोजिशन, बट दैट्स नॉर्मल, दैट्स स्टैंडर्ड, ये तो होता है, हर साल होता है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी तो शेम के नारे नहीं लगे, डेस्क नहीं बजे। हाँ, बजट थोड़ा सुकून से प्रेजेंट हो गया। अब बाद में लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रैलीज और जलसों में वो तनकीद करते रहेंगे, लेकिन बजट डिबेट जो होएगी ना, एक्चुअल जो फाइनेंस बिल जब आएगा, दे विल बी एब्सेंट। तो अब इनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आपको अगर इतनी तनकीद है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जलसों में जाके क्यों कर रहे हैं? जहाँ पे ये बजट पेश हुआ है उधर जाएं, जिस फॉरम में कट मोशंस अपनी प्रेजेंट करें एंड पार्टिसिपेट इन द डिबेट एंड चेंज द थिंग्स दैट यू थिंक आर अनफेयर। आई डोंट नो कि इन लोगों की अब पार्लियामेंट से बाहर रहने की क्या लॉजिक रह गई है, कि या तो यही ना कि हमें नई पार्लियामेंट तो फिर हम आएंगे उसमें इलेक्शन के बाद, तो फिर आप इस पार्लियामेंट की तनकीद भी ना करें, फिर आपको अगर इतना मसला है इसमें ज्वाइन करने का। आई डोंट नो, आई मीन आई जस्ट थिंक दे शुड गो टू द पार्लियामेंट और जो इनकी तनकीद है वहाँ पे करें, जाके डिबेट में शामिल हों। अच्छा सर, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि जो हम कोल इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, उसका रेट भी कम लगा हुआ था, अब उसको भी हम बढ़ाने लगे हैं, जिसका 2 महीने बाद आपको असर नज़र आएगा फ्यूल एडजस्टमेंट में। तो ये पहले भी हो चुका है, या पहले हमेशा फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो फर्नेस ऑयल की लगती थी? एक्सेप्ट मे बी न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल्स, बट फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस तो जितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं उन सब की होती है, वेदर इट्स गैस, ऑयल और कोल। तो that's a pretty standard thing। बिल्कुल ठीक। और ये जो कह रहे हैं कि 200 यूनिट तक वालों को असरअंदाज नहीं होगा, तो इसमें भी एक वो वाला मामला नहीं है कि जो लोग सोलर पे जा चुके हैं वो शायद गरीब तो नहीं है, लेकिन उनके शायद यूनिट्स कम इस्तेमाल होते हैं और उनको भी उसका फ़ायदा पहुंचेगा? हाँ बिल्कुल पहुंचेगा। सोलर पे जाने का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इनफैक्ट, कि आपके यूनिट्स भी कम इस्तेमाल होते हैं, आप एकदम से निचले स्लैब में आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपका वो कम हो जाता है जो टैरिफ है। और नेपरा बार बार ये कह रहा है कि जी हमें नुकसान हो रहा है सोलर की वजह से, क्योंकि सर्दियों में हमें देना ज़्यादा पड़ता है और इस्तेमाल कम होता है। ये कहीं ये वाली पॉलिसी जो सोलर की है ये रिवर्स होने का इम्कान तो नहीं? गलत तो नहीं, लेकिन नुकसान तो होगा गवर्नमेंट का इसमें, मेनली बिकॉज जो लोग सोलर पे अब जा रहे हैं इंक्रीजिंगली, दोज आर द हाईएस्ट पेइंग एंड बेस्ट बिल्ड कस्टमर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के। तो क्रीम ऑफ द क्रॉप यही लोग हैं, और अगर ये सब अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से हट के सोलर पे जा रहे हैं तो पीछे जो लोग रह जाते हैं वो लोग हैं, वो एरियाज़ हैं जहाँ पे देयर इज हाई लॉस, फॉर एग्जांपल जहाँ रिकवरीज आर वेरी एक्सपेंसिव टू टेक। तो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक ये प्रॉब्लम है कि हमारे जितने बेस्ट हाईएस्ट पेइंग कस्टमर्स हैं वो अगर सोलर पे चले गए इस तरह, तो हम तो पीछे से हमारी तो फाइनेंसिंग जो है, फाइनेंशियल हालात वो तो और मज़ीद बदतर हो जाएंगे। आई एम नॉट श्योर टू व्हाट एक्सटेंट नेपरा इस कंसर्न को एको कर रही है, बट दिस इज़ वन ऑफ द बिग वंस। और अगर आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी हद तक सोलर पे जा रहे हैं या विंड पे भी जा रहे हैं, तो और एक नई जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि द इंडस्ट्री जो बल्क बायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो डायरेक्टली ख़रीदेंगे फ्रॉम द पावर प्लांट rather than डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या के इलेक्ट्रिक या इसके थ्रू। तो वो डायरेक्टली पावर प्लांट के साथ अग्रीमेंट करके ख़रीद लेंगे और रेंट पे करेंगे टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें भी अब बहुत कंसर्न्स हैं, बिकॉज इंडस्ट्री और आपके जो टॉप पेइंग कंज्यूमर्स हैं, इन लोगों ने ही तो बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को अफ्लोट रखा हुआ है। और अगर ये सब अपना अपना इंतज़ाम खुद ढूंढ लें तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, दे विल बी लेफ्ट विद व्हाट दे कॉल लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्ट्रैंडेड एसेट्स,
जिनके पास अब उनके पास कैपेसिटी है बट नो रियल कस्टमर टू सर्व इट टू. These problems are there. I think जब ये transition होनी है पाकिस्तान में towards दो काफ़ी important transitions हैं. One is towards renewable energy and the other is towards market based electricity pricing, power pricing. तो इन दोनों में अब ये वाली प्रॉब्लम तो आएगी काफ़ी बिग स्केल पे, और इसको अभी प्रॉपरली उन्होंने फिगर आउट नहीं किया कि इसको हल कैसे करेंगे. कोई साल से ऊपर हो गया ये डिबेट चल रही है, बट दे हैव येट नॉट बीन एबल टू फिगर आउट हाउ टू डू इट. बट इन द मीन टाइम सोलर रूफटॉप रेवोल्यूशन तो चल रही है आगे, इट्स मूविंग अहेड रैपिडली. अच्छा सर, एक वो मुझे ज़ाती तौर पे चीज़ की समझ नहीं आती, और वो ये कि जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पर तो ठीक है कि यूनिट का रेट ही एक है, चाहे दिन हो चाहे रात हो. होम यूज़र्स के लिए बीच में एक पीक आवर्स होते हैं कुछ 4 से 5. हाँ, उन पीक आवर्स में बिजली क्यों जाती है? वो तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का पैसे कमाने का अच्छा टाइम नहीं है. हाँ. अच्छा, आप लाहौर में है ना, आई एम नॉट श्योर वहाँ पे पीक आवर्स क्या होते हैं. फ्रॉम जून 7 to 11. 7 to 11 फ्रॉम जून 1 PM. यस. हाँ, अच्छा, यहाँ पे थिंक इट्स 5 to 10 या 6 to 10, ऐसा कुछ है टाइमिंग्स. अब उसके दौरान क्यों जाती है, अब आई डोंट नो, बहुत बड़ी मजबूरी होगी उनकी. अभी आपको कभी स्ट्रेट आंसर मिला है? कभी आपने अगर पूछा हो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कभी बिजली क्यों गई है? तो वही चीज़ हम जर्नलिस्ट के साथ होती है यार, उनको फ़ोन करके पूछते हैं, कभी आज तक मुझे कोई स्ट्रेट आंसर नहीं मिला जिसको मैं मुतमईन हो सकूं कि अच्छा यही है वजह. कभी कभी ये होता है कि वो कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट है, हमारी टीम काम कर रही है, और काफ़ी घंटों के बाद तंग आके हम कहते हैं कहाँ है आपकी टीम, मैं खुद जाके देखता हूँ. ये किया आपने? ये किया है यहाँ. ये हाँ, ये कराची में भी बड़ी एक चीज़ है. अगर बहुत तंग आ गए ना आप उनसे कहते हैं कि यार आप बताएं कहाँ है टीम, और फिर सारे लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और देख रहे होते हैं. वो टीम ऊपर काम कर रही होती है, सब लोग खड़े हुए देख रहे होते हैं. फिर वो टीम से गपशप भी लगानी शुरू हो जाते हैं. फिर उसके साथ साथ आप सीखना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है. स्ट्रेट आंसर नहीं मिलता. लेकिन तो अब क्यों जाती है बिजली, आई डोंट नो, बट आई वुड थिंक कि मजबूरी होगी. दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड लोड शेडिंग ड्यूरिंग पीक आवर्स. वो एटलीस्ट यहाँ कराची में जो करते हैं, जहाँ आपको बता के करते हैं, वो जैसे मुझे 2 SMSs आए थे अनाउंसिंग के कल आपके घर इस टाइम और इस टाइम बिजली जाएगी 90 मिनट्स के लिए, और गई उस टाइम पे. लेकिन शाम को दोबारा जैसे आप कह रहे हैं पीक आवर्स में फिर से ऑन ऑफ. तो आई थिंक दैट वाज अनस्केड्यूल्ड एंड दैट वाज मजबूरी, टेक्निकल टाइप ऑफ लोड शेडिंग. बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच. अगले हफ्ते मज़ीद सवालात के साथ मैं आपको फिर से तंग करूँगा. आप सब डन हो गया भाई. देखते रहिए और फीडबैक देते रहिए. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.